नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल हाल ही में पास किया। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत अहम कदम था इस बिल को पास करने का। इसके बावजूद इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, बहुजन मुस्लिम संगठन के संस्थापक अध्यक्ष तबरेज़ अजीम शेख। तबरेज़ जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। पहले तो आप हमें बताइए कि ये वक्फ है क्या और इसका इतिहास क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वक्फ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दौर में ये आया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने उस वक्त भी जो गरीब, नीचे तबका, जो मिस्कीन, जो यतीम थे, उनके लिए कुछ करना था, तो उन्होंने ये वक्फ का एक रास्ता बताया, जिसमें उन्होंने मदीने में 3000 खजूर के दरख्त लगाए गए, जिसके वो खजूर बेच के उसमें गरीब, विधवाओं, बूढ़ों की मदद की जाती थी। इस तरह से वक्फ को अमल में लाया गया और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने ये चीज़ों को आगे बढ़ाया, जिसका पूरा फ़ायदा आज भी सऊदी अरबिया के अंदर जो भी हज उम्रा को लोग जाते हैं, वहाँ पे जो यतीम और जो गरीब है उनकी मदद होती है। उस खजूर बेच के इसको, ये वक्फ इसके लिए मुसलमानों के लिए लाया गया। तो ये वक्फ का तो जो इरादा तो बहुत ही नेक है, यतीमों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। तो इसके बावजूद, और अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इस गवर्नमेंट ने पास कर दिया है बिल, तो इसके बावजूद भी ये बवाल, ये शोरगुल समझ में नहीं आता। सर, कैसा है कि वक्फ के बारे में जो ये फील्ड में है, जो राजनीति कर रहा है और जो इनके साथ में मिल के जो अच्छे बड़े बड़े अदारे और तंजीमें चला रहे, उनको सिर्फ ये वक्फ के बारे में मालूम है, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 2% जो नीचे के जो रोज़ की ज़िंदगी में अपने आप से परेशान है, वेल्डिंग का काम करता है, गैरेज का काम करता है, उसको कहाँ वक्त है कि ये वक्फ है क्या। अगर इन लोगों ने संसद में, इतनी बड़ी मस्जिदों के अंदर अगर वो चीज़ों को चेंज करते, अगर बताया जाता कि वक्फ के बारे में मालूमात दी जाती, जैसा जुम्मा का खुतबा होता है, ईद का खुतबा होता है, उसमें मालूमात दी जाती, तब वो लोगों तक पहुँचती कि बाबा ये वक्फ हकीकत में है क्या और इसका सही तरह से फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए। आप जो 2% लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप कहना ये चाहते हैं कि नाजायज़ इस्तेमाल जो हो रहा है वक्फ का, वो इस तरह के लोग कर रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा। जी, तो इसको क्यों नहीं रोका जा सकता? क्या वजह क्या है, क्या गलत फहमियाँ हैं? इसके लिए रोकने के लिए इन लोगों ने, जो आज अपोजिशन में बैठे, इन लोगों ने, उस वक्त की सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी में चीफ जस्टिस सर किशन को लिया गया था और उनकी पूरी टीम ने एक सर्वे पूरे हिंदुस्तान का की थी कि मुसलमानों को किस चीज़ की ज़रूरत है और मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए। वो पूरी रिपोर्ट में रखा गया था 2006 में। ये हम भी नहीं बोल रहे, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के हिसाब से हम बता रहे जी। उस वक्त इन लोगों ने तब बवाल नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बवाल करने से मालूम पड़ता था कि मुसलमान कहाँ उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वोट बैंक है, इसके लिए उन्होंने बवाल नहीं किया। लेकिन आज उनको मालूम है कि मुसलमान जागरूक होगा, क्योंकि ये इसमें गरीब तबके के लोगों का फ़ायदा होगा, ये अमेंडमेंट आने से उनका, गरीबों का फ़ायदा होगा, उनके बच्चे IT और डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए बवाल कर रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमान आगे जाए और मुसलमानों में कुछ इम्प्रूव हो। आज की जो सरकार वो चाहती है कि यतीम बच्चे, गरीब, वो पढ़े लिखे, तालीम हासिल करें ताकि वो आगे बढ़ें, इंजीनियर, डॉक्टर, IT जो भी, तो उनको एक बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल सके। लेकिन इस अप्रोच की वजह से, इस नज़रिए की वजह से वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, इसके बारे में अवेयरनेस या उनके बारे में मालूमात लोगों को देना, ये भी तो अपने आप में एक बहुत अहम कदम है ना। सर, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आज से 6 से 7 महीना पहले एक महाराष्ट्र के एक नेता ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और उनके शान में गुस्ताखी करने के बाद में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, महाराष्ट्र का मुसलमान, औरंगाबाद से लोग रैली लेके आ रहे कि ये संविधान रैली है, संविधान की दर्जा। लेकिन उन्होंने कभी ये वक्फ की जगह जो लोग खा रहे, वक्फ के जितने पैसे आ रहे वो कहाँ जा रहे, उसके लिए कभी उन्होंने मोर्चे नहीं निकाले, या उसके लिए कभी मस्जिदों में उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किए कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, जिससे
जो गरीब झोपड़पट्टी में रह रहा है, जो गटर के पास सो रहा है, जो वहाँ खा रहा है, उसके बच्चे पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हाथ गाड़ी ढकल के अपने बच्चा एक उम्मीद से कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और मेरी हालतें सुधारेगा, तो उस लोगों का भला नहीं करना चाहिए। अगर उस वक्त वो लोग आवाज़ उठाते तो इनके पास जो जमा पूंजी, उन लोग जो आज राजनीति कर रहे, जो इतने बड़े बड़े मोर्चे निकाल रहे, इतने बड़े जो रास्ते पे उतर के इतने सारे लोगों को जो रास्ते पे लेके आ रहे, तो उनका खाना पीना कहाँ से होगा? यही वक़फ़ के जो पैसे हैं वो उनके हाथ में, और उन्हीं लोगों ने वो आधारे चलाने दिए ताकि वो पूरे पैसे उनके पास आए। इस बात पे मुझे एक गालिब साहब का एक शेर याद आता है, शायद वो आप उसके बारे में बताएं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या अपोजिशन का यही हाल है? सर, अपोजिशन का तो हाल यही है कि ना मुसलमानों को चीज़ मिले और हम इसके ऊपर पूरे बटोरते जाए। लेकिन आज जो 2025 का अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें सीधा मैसेज उन लोगों को है कि तुमने जो जगह दबा के रखी है, जो गबन करोड़ रुपए का गबन तुमने करके रखा है, जो मुसलमान यतीम मिस्किनों के नाम पे जो तुम लोगों ने वो अलॉटमेंट जगह के अलॉटमेंट प्लॉटिंग करके रखी है, वो तुमको यहाँ सरेंडर करना है और तुमको उसका खामियाजा भोगना है। लेकिन अभी हमने सुना है कि कई अपोजिशन पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए और मुसलमानों का नुकसान हो। वो ये तो नहीं चाहते कि जो निचला तबका हिस्सा मुसलमान है, जो आज ये जो अमेंडमेंट आया है इसका इस्तकबाल करे ताकि हम उनको अवेयरनेस करें, उनको जगाए, उनको जागरूकता पे दे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के पास आज हज़ारों एकड़ जगह है जिसमें इतने आलीशान कॉलेज, आलीशान मकतब चला रहे। ये कौन लोग हैं? ये तीन ही लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे। क्यों इनके साथ में आज पूरा समाज, मुसलमान समाज नहीं है? मुसलमान समाज का सिर्फ मिसयूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हाल ही में आपसे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जंतर मंतर पे मेरी बहनों को लेके गया, उनके सामने माइक दिया गया कि कहो आपके सामने ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे उससे पहले आप लोगों को वो गरीब दिखे नहीं थे, उससे पहले विधवा लोग दिखे नहीं थे। आज अचानक से जंतर मंतर पे आप मोर्चा लेके जाके बैठ रहे हो कि नहीं हमारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। नुकसान तुमने किया है उन मुसलमानों का, उनका भरोसा तुमने तोड़ा है, उनके पीठ पे खंजर तुमने भोगा है। लेकिन ये सरकार आने से उसमें मेरी बहनों को हक मिला है। अभी मैं आपको सर एक आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देश के पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उनके बाद में देश की राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल बनी। और दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड का जो चेयरपर्सन जो लोग रहते हैं, उसमें एक राज्यसभा की मेंबर है फौजिया खान। तो उनको ये राइट्स मिल सकता है। तो वक़फ़ की जो एक ट्रस्ट बनती है, जो जैसा कि मैंने कोई जगह लिया उसमें ट्रस्टी सिर्फ जेंट्स रहेगा, तो उसमें लेडीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि बिना मुसलमान महिला के या अदर कास्ट के महिला के घर नहीं चल सकता। तो ये देश नहीं चल सकता। तो ये ट्रस्ट चला रहे, ये वक़फ़ चला रहे। आज अगर 2% मुसलमानों की बात की है गवर्नमेंट ने, तो क्या बुरा किया है? मुसलमान महिलाओं के लिए बारे में बात किया तो क्या बुरा किया है? उनको भी उनके कुछ सुझाव देना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो काला गबन, जो काला पैसा दबा के बैठे हैं, उसके ऊपर उनका सुझाव देना चाहिए। क्योंकि हमारे से बेहतर जो घर की औरतें रहती है, उनको ज़्यादा मालूमात है कि उनका बच्चा किस तरह से कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। लेकिन ये वो शोर हल्ला मचा रहे ताकि उनको सच सामने आए और खाने पीने की चीज़ें बंद हो जाए। देखिए, सरकार का जो कहना है ना कि सबका साथ सबका विकास, वो तो चाहते हैं कि सभी बच्चे, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हों, वो भी पढ़े लिखे, तालीम उन्हें हासिल हो, डॉक्टर्स बने, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अगर ये इतना साफ़ सुथरा मकसद है सरकार का और पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो ये जो गलत फहमियों का जो एक बाज़ार सा बन गया है, इसको रोकने में तो आप तो काफ़ी, मेरे ख्याल से काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहल ले रहे हैं। तो और भी क्या तरीका हो सकता है कि गलतफहमियां दूर हों और लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचे? सर देखिए, ये जो लोग आज बवाल मचा रहे हैं, ये जो लोग रास्ते पे उतरे और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये चीज़ पास होने से मुसलमानों को किस तरह से फ़ायदा होगा जी। लेकिन ये देख रहे हैं कि हमारा वजूद इसमें कुछ काम नहीं आने वाला, हमारा वजूद खो जाएगा। ये अपने वजूद को बरकरार करने के लिए और अपने आप को लोगों के सामने खड़ा करने के लिए ये चीज़ों की ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ताकि मुसलमान तो जहाँ था वही रहे, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाए। आने वाले इलेक्शन में इनके खासदार, इनके आमदार अपोजिशन में बैठे और वो चीज़ें चलती। जब सच्चर कमेटी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, उस वक्त इनको आवाज़ उठानी थी।
अगर कोई राह चलते कोई पत्थर मारता है, अरे एक हिंदू ने मुसलमान को पत्थर मारा तो उसके लिए मोर्चे निकलते हैं, रास्ते बंद करते हैं, बसें जलाई जाती है। इस चीज़ के लिए इनको विधान भवन में कुछ नियम और कानून नहीं बनाना चाहिए था। मैं तो आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉम्बे से लेके रायगढ़ और रायगढ़ से लेके शोलापुर की बात करूँगा। रायगढ़ के अंदर पीर रहमुद्दीन शाह दरगाह की एक संस्था है, ट्रस्ट है, जिसके ट्रस्टी ने झूठी एनओसी बना के 450 प्लॉट निकाला और जिसका गबन आज के तारीख में 30 से 35 करोड़ का गबन है। नासिक में पीर हमजा की एक दरगाह है जिसका गबन 3,500 करोड़ का है। शोलापुर के अंदर एक हमारे बहुत ही चाहने वाले हैं चिराग अली कब्रस्तान, उन जो 3 हमारे साथ में जो मेहनत कर रहे हैं 12 साल से आज वो चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। वो इसके लिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी उस वक्त के मिनिस्टर को, जिसमें से उनको कॉलेज और स्कूल के लिए अलाउ कर दिया गया, नहीं तुम यहाँ पे तुम्हारी ये सोसाइटी में इसी चीज़ चलाओ। लेकिन वहाँ के जो जूनियर ट्रस्टी बैठे इन्होंने वहाँ पे गाले निकाले और करोड़ रुपए की इनकम करा के ले रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट से पास हुई चीज़ है वो आज तक वहाँ लागू नहीं है। और यहाँ पे जब हम जाते हैं कंप्लेंट करते हैं, वक़फ़ को मालूमात देते हैं कि तुम्हारी जगह पे ऐसा ऐसा कब्जा किया गया है, ऐसे ऐसे फोर्स किया गया, ये एनओसी देके मार्केट में करोड़ रुपए का गबन है। तो ये वक़फ़ के लोग क्या करते हैं, 64 के ऑर्डर देके उनको और पर खोलने की इजाज़त देते हैं, उनको वहाँ बोल देते हैं कि बाबा तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट आई है, इसके लिए हम तुमको 64 के ऑर्डर करते हैं। और 52 की ऑर्डर जो रहती है, जो कि वक़फ़ एक्ट है, 52 के ऑर्डर में तुमको अंदर जाना तो हम उसको सेफ रखेंगे, तुम हमको इतने पैसे दो। ये खुला गबन ये लोग कर रहे, इसके मेरे पास फुल एविडेंस है। अभी हाल ही में 8 दिन पहले, शायद से आपके नज़र में होगा, भिंडी बाजार मीना बहुत सी पुरानी मस्जिद है, मीनारा मस्जिद, उसको लग के एक नूर हॉस्पिटल है, उसकी 8 से 15 दिन पहले कुछ अमाउंट लेके उसके क्लोज फॉर ऑर्डर की गई, ताकि ये पूरी ताकत बिल्डर को मिले, बिल्डर उस जगह को बेचे, करोड़ रुपए बनाए और यतीम जहाँ है, जिसको जिसका हक मिलना चाहिए वो मरे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रोज़ी और रोटी से मतलब, इसको अपनी राजकरण से ही मतलब है, इनको कोई मुसलमानों की हमदर्दी नहीं है। जो आज मुसलमानों के लिए जो हमारे सरबरा बन के बैठे कि हम कौन हो, मिल्लत के लिए हम रो रहे और उनके लिए हम लड़ेंगे, जब तक हमारी सांस है तब तक लड़ेंगे, ये कोई ऐसा मैसेज नहीं है। और मैं तो आप लोगों के चैनल से ये माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी बहुजन मुस्लिम संगठन अभी वो काम में जुड़ी है कि हर घर में जाके हम ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बताएंगे और उनको जगाएंगे कि बाबा ये तुम्हारा हक है, आज ये गवर्नमेंट ने जो तुम्हारे लिए किए, तुम्हारे हक के लिए किए, तुम्हारे बच्चे के लिए, आज तुम्हारे बच्चे ये चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे तो IT में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा आपको घर बैठ के नहीं, इनकी बातों सुन के नहीं। तो आप लोगों को हमारे साथ चले, या आप इतने सक्षम हो कि आप खुद जाके वक्फ के क्या क्या चीज़ें पास हुई है, आप जाके उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्रीडा विश्वातील ताज्या घडामोडींवर आधारित कार्यक्रम क्रीडांगण। क्रीडांगण प्रसारण दर मंगळवारी सायंकाळी 6 वाजता आणि पुनःप्रसारण दर सोमवारी दुपारी 1:30 फक्त आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर। विज्ञानम जनहिताय। तर्क सुसंगत विचार सरणी तंत्रज्ञाने होते प्रगती, देई मानवा सुख समृद्धी निसर्ग अन्विज्ञान। विज्ञानाच्या रंजक गोष्टी व्यापून घेई सारी सृष्टी, जगण्यातील विज्ञान आणिक विज्ञानातील जगणे। विज्ञानम जनहिताय, विज्ञानम जनहिताय, विज्ञानम जनहिताय। प्रसारण दर रविवारी सकाळी 9:30 वाजता आणि पुनःप्रसारण दर शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर। इरादा तो आपका बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका अपोजिशन भी बहुत होगा? सर देखिए, पत्थर मारने के लिए तो 10 लोग खड़े रहेंगे, कड़ू बात करने वाला और जो सच्चाई पे चलने वाला उसके साथ एक रहेंगे। मैं मेरे रब से डरता हूँ और मेरे रब से जो मुझको मिली है, जो मुझको एक आप बोलते हैं ना, एक इशारा मिलता है,
तो उस पर मैं चलते रहूँगा। बाकी बचाने वाले की और मारने वाले की, इज्जत देने वाले की ज़ात तो वही है। इनका काम है पत्थर मारेंगे और हमारा काम है पत्थर खा के लोगों को जगाते रहेंगे। वो जितने पत्थर मारेंगे हम उतने लोगों को जगाते रहेंगे। तबरेज़ जी, एक और सवाल है महिलाओं के बारे में। ये काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं, पॉपुलेशन चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं का क्या लेना देना इस बात से, इसके बारे में क्या हकीकत क्या है? सर कैसा है कि हमारे इसमें एक शरिया कानून चलता है कि अगर एक बाप के 2 बच्चे और जिसमें एक बहन है तो बहन का इतना हिस्सा होता है, कुछ 25 या 30% के हिसाब से होता है, और बाकी का पूरा 99% जो भी रहेगा दोनों भाई का रहेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ हो गया भाई? वो भी तो एक ही माँ बाप की औलाद है, तो उसको जो हिस्सा अगर हो रहा है, अगर एक समथिंग एक कोई प्रॉपर्टी एक घर का है तो इक्वल होना चाहिए उसको की तस्वीर। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि वक़्फ़ के अंदर अगर वो महिला जाती है तो अपनी चीज़ों को हर तरह के से सामने रख सकती है। आज अपोजिशन बोलता है कि महिलाओं को इस पे लेना नहीं चाहिए। जब महिलाओं को इसमें लेना नहीं चाहिए, जब वक्फ की जो बॉडी रहती है जिसमें कि राज्यसभा के सांसद रहते हैं, एमएलसी रहती है, उसमें लेडीज़ चल सकती है, उसमें महिला चल सकती है। मुसलमान बहन ये ट्रस्ट में नहीं चल सकती है। अगर ये ट्रस्ट में बहन आ जाएगी तो कहीं ना कहीं इनके मुँह के जो निवाले इनको अक्खे खाने के रहते हैं वो आधे हो जाएंगे। इसका पूरा इंटेंशन ये है। अच्छा, तो फिर एक और जो भ्रम फैला जा रहा है वो ये कि अगर ये वक्फ ले लेता है, गवर्नमेंट ले लेती है, तो क्या ये ज़मीनें या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो बेच सकते हैं किसी और को? सर इन्होंने तो वो जगह बेच दी है, कोई ना कोई टेक्निकली डाल के वो जगह उन्होंने बेच दी है। तो लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्या मिला वक्फ से, इस अमेंडमेंट एक्ट से, या क्या मिला हमें? एक जो शिकायत लोगों की है, जो एक भ्रम फैला जा रहा है, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? सर इसका जवाब ये होना चाहिए कि ये लोग जैसा कि भ्रम में है कि हमको क्या मिला, लेकिन मैं आप लोगों को साफ कर दूं कि आपको मिलने का टाइम अब आया है। आप लोगों को जब मिलना चाहिए था तब आप उनके पास नहीं गए थे और आपने पूरा आपका जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी आप पूरे उनके भरोसे पे हो गए थे। जिन लोगों ने आज जो बवाल संसद में मचा रहे हैं अमेंडमेंट बिल आने से, अब ये बिल आने से क्या हो गया कि कोई भी जगह अगर मुझे बेचनी है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो भी कलेक्टर है उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसको डिमांड बना के फिर वहाँ से जो परमिशन आएंगी उसमें जो चार्जेस भरने के रहेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन करने का रहेगा, ये सरकार ने उसमें एक बढ़ा दिए, पॉइंट बढ़ा दिए कि नहीं कोई भी जगह को अगर जिस तरह से लेना है, जैसा कि आप खासगी जगह आप लेते हो, आप कोई फ्लैट लेते हो तो आपको रजिस्टर की ज़रूरत लगती है, उसी तरह से आप जब वक़्फ़ की जगह लेते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ज़रूरत लगना ही चाहिए। ये एक जो निर्णय ली है वो इसने आज की सरकार ने बहुत ही बेहतरीन ली है ताकि इसका पूरा फ़ायदा लोगों तक पहुँचे और ये जितना भी इसका ब्यौरा जो भी जमा होता है वो सरकार तक पहुँचे। इसके लिए सरकार ने पूरा क्लियर करके रखी है कि ना कोई किसी को पागल बनाएगा नहीं और कोई किसी को धोखा देगा नहीं, यानी कहीं कोई मिसगाइड कोई कर नहीं सकता। जी, जो गुमराह कर रहे हैं, जो आजकल तो खुल्लम खुल्ला गुमराह किया जा रहा है ना, कि जितनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो ये आपका ये कहना बिल्कुल सही है। तो फिर अब ये बताइए कि अपोजिशन जो अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, चैलेंज करेगी, तो लोगों में क्या राय है, लोगों की आम राय क्या है कि क्या होना चाहिए? सर देखिए, लोग सुबह में उठते हैं, वो पहले अपने पेट का और अपने बच्चों का देखते हैं। वो सिर्फ आजकल तो एक सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब आया है, सबने अपने अपने चैनल बना के रखे और आधे से ज़्यादा चैनल तो इनके ही है कि उनको मालूम है कि मैं न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल से हम बता नहीं सकते, लेकिन एक साइबर सिस्टम बना के रखा है कि सबको ये चीज़ें बताओ और लोगों को गुमराह करो। और आज के दौर में अगर ये सब चीज़ें देख के अगर मेरे मुसलमान भाई अपने घर से नहीं निकलेंगे, अगर जो यूथ है, जो बच्चे लोग जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर वो घर से निकल के अगर वो वक्फ के ऑफिस में नहीं जाएंगे तो शायद ही ज़िंदगी में इनका कभी भला होगा। हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इन लोगों को ये मैसेज दूंगा कि जब तक हमको मरना था आज़ादी से लेके अब तक हम मर चुके, लेकिन आपके सामने एक नई सुबह और एक नई सीढ़ी आई है, उस सीढ़ी पे चलो। और हमारे जो बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, जो आईटी और इंजीनियर में दाखिला लेना चाहते हैं, ये वफ़ तुम्हारा है। वफ़ के अंदर जो भी पैसे है, वफ़ की जो भी जगह, ये तुम्हारी है। और जो सरकार ने आज जो तुम्हारे लिए जो फैसला लिए उसका पूरा तरह से फ़ायदा उठाओ। और जो हमारी पीढ़ी ख़त्म होने वाली है, जो ख़त्म हो रही थी, जो नशे में जा रही थी, उन लोगों को लेके आओ और अपनी पीढ़ी को बचाओ, अपने समाज को बचाओ और अपनी कौम को बचाओ। ये बहुजन मुस्लिम संगठन की ओर से तबरेज़ अज़ीम शेख आपसे अपील करता है,
अगर ज़रूरत पड़ने पे हम भी आपके घरों घर में आएंगे और ये जो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल आया इसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि इस वक़फ़ अमेंडमेंट बिल से कोई महरूम ना रहे। वाह, क्या बात है, आपके इरादे बहुत ही अटल हैं, मजबूत हैं। इस बात पे मैं चाहूँगा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, अगर और कुछ आप कहना चाहें, कुछ ऐड जो रह गया हो तो आप ज़रूर हमें बता दें। सर, बताने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, तो हम ठोस सबूत लेके घूमते हैं जी। लेकिन एक मौका मिला है आपके चैनल से, और ये सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि जितना गबन पूरे हिंदुस्तान में हुआ है उसको एक इकट्ठा लाए और वो जगह गबन करने वालों को सलाखों के पीछे भेजे। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से अमेंडमेंट बिल में इम्प्रूव किया गया, अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छी तरह से हमारी विधवा बहनों के बारे में, यतीम बच्चों के बारे में सोचा गया, तो उसी तरह से जितने फास्ट अमल में लाए, राष्ट्रपति की साइन होने के बाद में जो लोगों ने इसके ऊपर अपना कब्जा करके रखा है वो चीज़ें यतीमों मिस्किनों को मिले, यही सरकार से अपील है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ अज़ीम शेख जी, आप हमारे यहाँ आए और वक्फ़े आपने जो गलतफहमियाँ थी उसको दूर कर दी, उस पर काफ़ी आपने साफ हकीकतें बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बहस का फ़ायदा लेंगे, इस बात को सही ढंग से समझेंगे। वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट क्या है, हकीकत क्या है, इसको आप ज़रूर समझ पाएंगे आज के इस बात के बाद। मैं तबरेज़ अज़ीम शेख का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो आए, वक्त निकाला, हमारे से बात की और आप लोगों को भी एक सही राह बताई। इसके लिए आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आप सभी का भी शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद।